देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गरीबी, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि गरीबी और बेरोजगारी इन दोनों को एक ट्विन प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, एक जुड़वा समस्याओं के रूप में देखा जाता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में, तो जो गरीबी निवारण की योजनाएं होती हैं वही बेरोजगारी निवारण की योजनाएं होती हैं। अगर आप मेरा समष्टि अर्थशास्त्र वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें सबसे पहला वीडियो जो है उसमें हमने 3 शब्दावलियों के बारे में चर्चा की और उनके अंतः संबंध की चर्चा की है। ठीक है, उत्पादन, आय और रोजगार, 3 शब्दों की हमने वहां पर चर्चा की थी। एक तो उत्पादन, आय और रोजगार, 3 शब्दों की वहां पर चर्चा हुई थी। और हमने वहां परिभाषित किया था कि उत्पादन से आशय उस प्रक्रिया से है जिससे वस्तुओं या सेवाओं के रूप में उपयोगिता का सृजन होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज प्रोडक्शन, ये परिभाषित किया गया था। और हमने आपसे कहा था कि उत्पादन की प्रक्रिया में जिन संसाधनों की जरूरत होती है उन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। और अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 साधन माने गए थे। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या साहस, ये उत्पादन के 4 साधन माने गए थे। श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या साहस। ठीक। और हमने आपको यह बताया था कि उत्पादन की एक परिभाषा और स्वीकार की जा सकती है कि आगतों की सहायता से निर्गत प्राप्त करने की क्रिया उत्पादन कहलाती है। यानी प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउटपुट्स फ्रॉम इनपुट्स इज प्रोडक्शन। ये परिभाषाएं हमने, जो बातें मैं कर रहा हूं, ये अगर आप मेरा समष्टि अर्थशास्त्र वाला पहला वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको ये चर्चा सारी मिल जाएगी। उत्पादन के साधन कहलाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये उत्पादन के साधन कहलाते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जब हम बेरोजगारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम श्रम के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, लेबर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। लेकिन टेक्निकली हम बेरोजगारी या रोजगार शब्द का प्रयोग उत्पादन के समस्त साधनों के लिए कर सकते हैं। हमने वहां पर परिभाषित किया था कि रोजगार यानी एम्प्लॉयड का मतलब है उत्पादन के साधन की वह अवस्था जब वो किसी उत्पादन कार्य में लगा हो। उत्पादन के साधन की वह अवस्था जब वो किसी उत्पादन कार्य में लगा है तो एम्प्लॉयड है, नहीं लगा है तो अनएम्प्लॉयड। तो टेक्निकली हम बेरोजगारी या रोजगार शब्द का प्रयोग उत्पादन के समस्त साधनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस शब्द का प्रयोग श्रम के परिप्रेक्ष्य में या लेबर के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। और हम भी जो बेरोजगारी आज पढ़ेंगे वो हम बेरोजगारी शब्द का प्रयोग श्रम के परिप्रेक्ष्य में ही करेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि कोई उत्पादन का साधन उत्पादन कार्य में लगा हो तो एम्प्लॉयड है। ठीक है। तीसरा शब्द जो हमने परिभाषित किया था वो आय। तो आय कहा गया था कि उत्पादन के साधनों को होने वाली वो प्राप्तियां हैं जो उत्पादन कार्य करने के बदले होती हैं। यानी उत्पादन के साधनों को उत्पादन करने के बदले जो प्राप्त होता है वो है साधनों की आय। ठीक है। तो यानी तीनों अगर शब्दों के बीच में अंतर संबंध देखा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को आय प्राप्त हो रही है, इसका मतलब अगर कोई उत्पादन के साधन को आय हो रही है या किसी व्यक्ति को आय हो रही है तो वो तभी हो सकती है जब उसने उत्पादन कार्य में अपना योगदान दिया हो। और कोई भी उत्पादन का साधन अगर उत्पादन कार्य में योगदान दे रहा है इसका मतलब वो रोजगार में है। इसीलिए कहा जाता है कि गरीबी और बेरोजगारी ये जुड़वा समस्याएं हैं।
कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि किसी गरीब की गरीबी दूर करने का सबसे सरल तरीका है कि उसको रोजगार दे दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति को आप 10, 20, 50 हजार रुपए दे देंगे तो जब वो खर्च हो जाएंगे तो पुनः गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर उसे एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर देंगे या एम्प्लॉयमेंट रोजगार अर्जित करने लायक बना देंगे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गरीबी निवारण की योजनाएं वही बेरोजगारी निवारण की योजनाएं, दोनों एक जैसा है। हम लोग पहले चर्चा करते निर्धनता की या पॉवर्टी की। देखिए, गरीबी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि गरीबी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबी सबसे खराब किस्म की हिंसा है। उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट टाइप ऑफ वायलेंस। अब वायलेंस ये कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी से आशय समाज के उस वर्ग की स्थिति से लिया जाता है। गरीबी मतलब गरीब की स्थिति। तो गरीबी से आशय समाज के उस वर्ग की स्थिति से लिया जाता है जिसकी क्रय शक्ति, जिसके पास आमदनी इतनी कम है कि वो जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि गरीब वो है जिसकी क्रय शक्ति, जिसके पास पैसे इतने कम हैं कि वो जीवन निर्वाह की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करने में असमर्थ है। जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, रहने का मकान, ये सारी चीजें आती हैं। यानी वो जरूरतें जिनको पूरा एक आदमी को आदमी की तरह जिंदा रहने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है वो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। आप कह सकते हैं नेसेसरी कंजम्पशन है, अनिवार्य उपभोग है। तो समाज का वह हिस्सा जिसकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वो जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतें यानी अनिवार्य उपभोग को भी पूरा नहीं कर सकता, उसकी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। लेकिन यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पॉवर्टी या निर्धनता की बात करते हैं तो निर्धनता को देखने के दो पहलू होते हैं। एक तरीका होता है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरी निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता की अवधारणा को समझने का एक मोटा सरल तरीका, एक आम आदमी का तरीका यह हो सकता है कि जैसे हम एक मानक बनाएं। देखिए, उदाहरण के भाव को समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे एक मानक हम बनाएं कि कोई भी रेखा अगर वो 6 इंच से भी कम है तो उसको हम छोटी रेखा कहेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड हमने बना लिया कि कोई भी रेखा अगर वो 6 इंच से कम है तो वो छोटी रेखा कहलाएगी। और एक रेखा हमने खींची और हमने कहा भाई ये 6 इंच से कम है, 1.5 या 2 इंच है, इसलिए ये एक छोटी रेखा है। दूसरा, इस रेखा को छोटी कहने का एक तरीका और हो सकता है कि इसकी तुलना में इसके बगल में एक चूंकि बड़ी रेखा है तो हम कह सकते हैं कि इस बड़ी रेखा की तुलना में छोटी रेखा है। यानी इस रेखा को छोटी कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, हम एक मानक बना लें कि कोई भी रेखा अगर 6 इंच से कम होगी तो उसे हम छोटी रेखा कहेंगे, और ये रेखा चूंकि 6 इंच से कम है हमने कहा ये छोटी रेखा। और दूसरा, किसी को किसी की तुलना में छोटा अगर कहा जाए कि चूंकि बगल में एक बड़ी रेखा है इसकी तुलना में ये एक छोटी रेखा है। तो जब भी हम सापेक्ष निर्धनता की बात करते हैं, हम निरपेक्ष निर्धनता की बात आगे करेंगे, तो यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए
कि सापेक्ष निर्धनता की अवधारणा में समाज के किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग की अपेक्षाकृत गरीब कहा जाता है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जब हम सापेक्ष गरीबी की अवधारणा का प्रयोग करते हैं तो सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग की अपेक्षाकृत गरीब कहा जाता है। जैसे वही बात है कि जैसे ये रेखा छोटी है, क्यों छोटी है? क्योंकि इसके बगल में बड़ी रेखा है, इस बड़ी रेखा की तुलना में ये रेखा छोटी है। तो सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन का आधार होता है किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण में पाई जाने वाली विषमताएं, यानी डिस्पैरिटीज ऑफ मनी एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। यानी सापेक्ष गरीबी को नापने के लिए सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण की जो विषमताएं पाई जाती हैं उन्हीं को आधार बनाया जाता है गरीबी मापन का। क्योंकि सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग की अपेक्षाकृत गरीब कहा जा रहा होता है। जबकि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में जब गरीबी का मापन करते हैं तो वहां पर एक न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर परिभाषित कर लिया जाता है, यानी एक मिनिमम रिक्वायर्ड कंजम्पशन लेवल डिफाइन कर लिया जाता है। एक न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर का मतलब है कि कम से कम इतना चाहिए एक आदमी को आदमी की तरह जिंदा रहने के लिए, ये चीजें और इतनी इतनी चाहिए, तो इसे कहेंगे न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर परिभाषित कर लिया जाता है। और समाज का जो वर्ग उस न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर को प्राप्त करने में समर्थ है तो उसे हम कह देते हैं वो गरीब नहीं है, और जो समाज का वर्ग उस न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर को भी प्राप्त करने में असमर्थ है क्रय शक्ति के अभाव में, तो उसे हम गरीब कह देते हैं। यानी निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीब हम उसे कहते हैं जिसकी आमदनी इतनी कम है कि वो जीवन निर्वाह की अनिवार्य उपभोग वस्तुओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा प्रयुक्त करते हैं तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा मोटे तौर पर अल्पविकसित और विकासशील देशों में ज्यादा प्रासंगिक होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब ऐसे देश जो अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था में हैं, जो विकसित देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, इन देशों में अगर निरपेक्ष गरीबी के आधार पर हम गरीबी को खोजने का प्रयास करें, यानी समाज के उस वर्ग का पता लगाएं जिसकी आमदनी इतनी कम है कि वो जीवन निर्वाह की अनिवार्य उपभोग वस्तुओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उन देशों में आपको गरीब नहीं मिलेंगे। जो सापेक्ष गरीबी की अवधारणा होती है यह अपेक्षाकृत विकसित देशों में ज्यादा प्रासंगिक होती है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग की अपेक्षाकृत गरीब कहा जाता है। जैसे मान लें किसी देश में 90% पॉपुलेशन के पास कार्स हैं और 10% पॉपुलेशन ऐसी जिसके पास कार नहीं है, तो 90% की तुलना में वो 10% लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लेकिन कार नहीं है और बाकी पॉपुलेशन के पास कार है तो उनकी तुलना में वो गरीब है। तो सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन के लिए आधार बनाया जाता है समाज में व्याप्त आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं को। और किसी भी देश में, किसी भी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का अगर मापन करना है तो जनसंख्या के सबसे धनी ऊपर से 10% जनसंख्या को के हिस्से में आने वाली राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का जो सबसे निर्धन हिस्सा है 10% पॉपुलेशन, उसके हिस्से में आने वाली राष्ट्रीय आय की तुलना कर लीजिए। किसी भी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का अगर मापन करना है तो उन विषमताओं को देखने का सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि समाज के सबसे ऊंचे आय वर्ग से 10% पॉपुलेशन ली जाए और देखा जाए उनके हिस्से में राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा आ रहा है, और समाज के सबसे गरीब तबके से 10% पॉपुलेशन ली जाए और उसके हिस्से में राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना आ रहा है।
बहुत सारे देश ऐसे हैं, आप देखेंगे कि ऊपर से 10% पॉपुलेशन लेंगे तो उनके हिस्से में देश की आमदनी का 70% आता है, और नीचे से 10% लेंगे तो उनके हिस्से में देश की आमदनी का 2% 3% आता है। तो सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन का आधार होता है किसी समाज में पाई जाने वाली आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं। आप जब सांख्यिकी पढ़ते हैं तो वहां पर विषमता की माप के कई तरीके आपको सिखाए जाते हैं, जिसमें मतलब माध्य विचलन है, ठीक है, उसके बाद चतुर्थक विचलन है, ठीक है, मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मानक विचलन ज्ञात करने की एक बिंदुरेखीय विधि है जो मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित की थी। तो लॉरेंज ने मतलब वक्र जो है वो मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था, और मूलतः वो है क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन ज्ञात करने की बिंदुरेखीय विधि है। तो लॉरेंज वक्र किसी भी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का मापन कर लेता है। लॉरेंज वक्र का काम क्या है, ये मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया कि यह किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का मापन करता है, यानी डिस्पैरिटीज ऑफ मनी एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को नाप लेता है। ठीक है, ये बेसिकली अपकिरण नापने की या डेविएशन नापने की, ठीक है, एक बिंदुरेखीय विधि है। स्टैंडर्ड डेविएशन नापने का एक ज्यामितीय तरीका है, लेकिन यहां पर हम गरीबी के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि लॉरेंज वक्र विधि किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का मापन करती है। ठीक है, अब लॉरेंज वक्र में करते क्या है कि जैसे मान लें एक काल्पनिक पैमाना भी हमें यहां लेना पड़ेगा कि जैसे यहां पर किसी देश की, ठीक है, पॉपुलेशन को नाप लिया गया है प्रतिशत में, यहां पर किसी देश की राष्ट्रीय आय को नाप लिया गया है प्रतिशत में, यहां पर हम एक काल्पनिक पैमाना बना लें। जैसे मान लीजिए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसी प्रकार से इधर यहां किया क्या गया है कि इस अक्ष पर जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में नाप लिया गया है, इस अक्ष पर राष्ट्रीय आय को प्रतिशत के रूप में नाप लिया गया है। अगर मान लें किसी देश में आय और संपत्ति वितरण बिल्कुल समान हो, किसी भी देश में अगर आय और संपत्ति वितरण बिल्कुल समान होगा तो आप कहीं से भी पॉपुलेशन का 10% लेंगे तो उसके हिस्से में राष्ट्रीय आय का 10% आएगा। 20% पॉपुलेशन लेंगे उसके हिस्से में राष्ट्रीय आय का 20% आएगा। 40% पॉपुलेशन लेंगे राष्ट्रीय आय का 40% आएगा। 100% पॉपुलेशन के हिस्से में 100% नेशनल इनकम आएगी। अगर ऐसा कोई समाज है नहीं पूरे विश्व में, लेकिन मान लें एक ऐसा समाज हो जहां आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं बिल्कुल ना हो, तो पॉपुलेशन का कहीं से भी कितना परसेंट लेंगे तो उतना ही परसेंट राष्ट्रीय आय का उसके हिस्से में आएगा। यानी अगर 10% पॉपुलेशन है तो 10% नेशनल इनकम, 20% है तो 20%, और इसको मिलाने वाली एक रेखा अगर खींच लें तो एक 45 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी जिसे हम कह सकते हैं समता रेखा या इक्वलिटी लाइन।
समता रेखा या इक्वलिटी लाइन। तो अगर किसी भी देश में आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं इस रेखा पर हों, तब तो हम कहेंगे कि उस देश में आय और संपत्ति वितरण है ही, मतलब आय और संपत्ति वितरण इस रेखा पर अगर हो तो हम कहेंगे वहां पर बिल्कुल विषमताएं नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आप पॉपुलेशन का 10% ले रहे हैं तो उसके हिस्से में 10% आएगा, 20% ले रहे हैं तो उसके हिस्से में 20% आ रहा है। अब अगर किसी देश में एक्चुअली डेटा कलेक्ट किया जाए और देखा जाए कि जो सबसे गरीब 10% है उनके हिस्से में राष्ट्रीय आय का कितने परसेंट आया, फिर अगले जो 10% है उनसे ऊपर इनकम वाले उनके हिस्से में राष्ट्रीय आय का कितना आया, और इस प्रकार से एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया जाए और उसे प्लॉट किया जाए, तो हमें जो वक्र मिलेगा वो वक्र होगा, ठीक है, लॉरेंज वक्र कहलाएगा। ये जो वक्र है ये लॉरेंज वक्र किस आधार पर खींचा गया है कि किसी समाज में अगर आंकड़े इकट्ठा किए जाएं, ठीक है, जैसे मान लें यहां पर ये दिख रहा है कि जो सबसे गरीब 10% है उनके हिस्से में अगर इधर लंब डालेंगे तो 1% के आसपास है, फिर 20% के हिस्से में करीब 4% के आसपास है, 40% पॉपुलेशन के हिस्से में करीब 10% के आसपास है, अगर अंतिम 10% लेंगे इनके हिस्से में देश की आमदनी का करीब 30% के आसपास, 40% के आसपास है। तो ये जो लॉरेंज वक्र खींचा गया है ये किसी देश के वास्तविक आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला वक्र है, अगर किसी देश में आंकड़े इकट्ठा किए जाए। तो ये ध्यान रखिए कि लॉरेंज वक्र इस समता रेखा से जितना दूर होगा, अगर किसी देश में हम वास्तविक आंकड़ों को प्लॉट करके लॉरेंज वक्र बनाएं तो ये लॉरेंज कर्व है ये इक्वलिटी लाइन से जितना ज्यादा दूर होगा ये उतनी ज्यादा विषमताओं को प्रदर्शित करेगा, और लॉरेंज कर्व इक्वलिटी लाइन के जितना समीप होगा उतनी कम विषमताओं को प्रदर्शित करेगा। तो लॉरेंज वक्र किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं का मापन करता है। लॉरेंज वक्र में, ठीक है, हम किसी भी देश में पॉपुलेशन को प्रतिशत के रूप में एक अक्ष पर नाप लेते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण को दूसरे अक्ष पर नाप लेते हैं, एक समता रेखा खींच लेते हैं और उस देश के वास्तविक वितरण के आधार पर लॉरेंज वक्र बनाया जाता है। ये लॉरेंज वक्र है और ये लॉरेंज वक्र किसी देश में जो वास्तविक आय वितरण है उसे प्रदर्शित करता है। तो लॉरेंज वक्र समता रेखा की जितना समीप होगा आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं उतनी कम होंगी, जितना दूर होगा आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं उतनी अधिक होंगी। देखिए, आप सभी सांख्यिकी में विषमता की कोटि को निकालते हैं, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन उसको निकालते हैं, और जो आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस लॉरेंज कर्व को आगे इंप्रूव करते हुए रॉबर्ट गिनी नाम के स्टैटिस्टिशियन ने कहा कि गिनी गुणांक अगर निकाल लिया जाए तो गिनी गुणांक, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया, तो गिनी गुणांक किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं की कोटि का मापन कर लेता है, मतलब डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी नाप लेता है। यानी किसी भी समाज में आय और संपत्ति वितरण की जो विषमताएं हैं उनकी कोटि का मापन किया जा सकता है गिनी गुणांक के द्वारा। तो जैसे मान लें यहां तो हमने समझाने के लिए एक पैमाना ले लिया था, यहां देखें कि क्षैतिज अक्ष पर पॉपुलेशन नापी गई है इन परसेंटेज, यहां नेशनल इनकम नापी गई है परसेंटेज, ये इक्वलिटी लाइन है, और मान लें कि ये लॉरेंज वक्र है, ये है O। अगर इस बिंदु को कह दें A और इससे एक लंब डाल दें, इसे कह दें B, तो हमें एक त्रिभुज मिल जाता है OAB, जिसमें ये जो पोर्शन है ये इक्वलिटी लाइन और लॉरेंज वक्र के बीच का पोर्शन है,
और ये शेष का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर किसी भी समाज में आय और संपत्ति वितरण की विषमताओं की कोटि का मापन करना है, तो कोटि का मापन करने के लिए गिनी गुणांक निकाल सकते हैं, और जो गिनी गुणांक होगा, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक का मतलब है, निकालना है अगर, का छायांकित क्षेत्र, यानी शेडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बटे त्रिभुज OAB का कुल क्षेत्र। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि शेडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बटे टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी त्रिभुज OAB का छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र कौन सा है, मतलब एरिया बिटवीन इक्वलिटी लाइन एंड लॉरेंज कर्व, ये छायांकित क्षेत्र है कि समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल छायांकित क्षेत्र है। तो त्रिभुज OAB का छायांकित क्षेत्र बटे त्रिभुज OAB का कुल क्षेत्र अगर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा गिनी कोफिशिएंट, और गिनी कोफिशिएंट का मान 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच होने का मतलब है कि अगर किसी समाज में गिनी कोफिशिएंट का मान 0 है तो उसका मतलब वहां पर आय और संपत्ति वितरण बिल्कुल समान है, कोई डिस्पेरिटी वहां नहीं है। हमने पहले कहा ऐसा कोई समाज है नहीं। और गिनी गुणांक का मान अगर 1 है तो इसका मतलब किसी एक के पास ही पूरे देश की संपत्ति है, मतलब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है, और ऐसा भी किसी देश में होता नहीं है। जो वैल्यू ऑफ गिनी गुणांक जो होती है, अगर गिनी गुणांक का मान 0.5 से ज्यादा है, अपर साइड में 0.5 to 10 के बीच में है, जैसे किसी देश में आ जाए 0.786, ठीक है, 0.825, तो इसका मतलब यहां पर आय और संपत्ति वितरण की विषमताएं बहुत ज्यादा है। तो हम फिर वापस आ जाते हैं कि गरीबी को देखने के दो नजरिए हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन का आधार होता है किसी समाज में आय और संपत्ति वितरण में पाई जाने वाली विषमताएं, और विषमताओं को नापने के लिए हमने बताया कि एक मैक्स और लॉरेंज ने तरीका विकसित किया जिसे लॉरेंज वक्र विधि कहते हैं। बाद में इसमें इसको और इंप्रूव किया गया गिनी कोफिशिएंट के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी की। देखिए, जो निरपेक्ष गरीबी है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन का आधार होता है जीवन निर्वाह की बुनियादी आवश्यकताओं की पूरा करने की क्षमता। कि इसमें सीधे सीधे गरीबी नापने के लिए एक गरीबी की रेखा परिभाषित कर ली जाती, पॉवर्टी लाइन परिभाषित कर ली जाती है। और पॉवर्टी लाइन कैसे परिभाषित करते हैं कि सबसे पहले जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं और उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्राओं को परिभाषित कर लिया जाता है। गरीबी की रेखा परिभाषित करने का तरीका यह है कि जीवन निर्वाह की बुनियादी जरूरतों को पूरी करने वाली वस्तुओं, सेवाओं और उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्राओं का पता लगा लिया जाता है, उन्हें परिभाषित कर लिया जाता है। मतलब यह तय कर लिया गया कि ये वस्तुएं हैं जिनकी कम से कम इतनी मात्राएं चाहिए एक परिवार को आदमी की तरह मतलब जीवन यापन करने के लिए। तो जब भी किसी चाहिए ताकि वो इन बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। बिल्कुल सरल सी बात है कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन के लिए एक गरीबी की रेखा परिभाषित की जाती है, और गरीबी की रेखा परिभाषित करते समय करते क्या है
कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्राओं का पता लगा लिया जाता है। उनके मूल्य स्तरों से गुणा करके उस न्यूनतम आवश्यक क्रय शक्ति का पता लगा लेते हैं। ठीक, एक सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर पता कर लेते हैं कि इतनी परचेजिंग पावर जरूर होनी चाहिए ताकि इन जरूरतों को एक परिवार पूरा कर सके। और बस इस गरीबी की रेखा के आधार पर पूरे समाज को दो भागों में बांट लेते हैं कि वे परिवार या व्यक्ति जिनके पास ये न्यूनतम आवश्यक क्रय शक्ति है तो वो गरीबी की रेखा के ऊपर यानी अबव पॉवर्टी लाइन, और वे सारे के सारे जिनके पास ये न्यूनतम आवश्यक क्रय शक्ति नहीं है, बीपीएल। तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी को परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, गरीबी की रेखा परिभाषित करते हैं। और गरीबी की रेखा परिभाषित करने का तरीका है कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्राएं कौन कौन सी हैं। यानी भोजन चाहिए कम से कम इतना चाहिए, ये चीज चाहिए इतना चाहिए। तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्राओं को परिभाषित किया जाता है। मूल्यों से गुणा करके उस न्यूनतम आवश्यक क्रय शक्ति का पता लगा लिया जाता है कि अगर इतने पैसे हैं तो आदमी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। और इस आधार पर समाज को दो भागों में बांट लिया जाता है, वे जिनके पास इतनी क्रय शक्ति है गरीबी की रेखा के ऊपर, और वे जिनके पास एक क्रय शक्ति नहीं है गरीबी की रेखा के नीचे। इसीलिए इसे हेड काउंट मेथड भी कहते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं वो उनके सर गिन लिए जाए, वो गरीब हैं। कुल पॉपुलेशन में जितने प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे आएंगे, हम कह देंगे हेड काउंट रेशियो से देश में गरीबी इतनी है। जैसे मान लो किसी देश में कुल जनसंख्या का 30% गरीबी की रेखा के नीचे रहता है, उसके पास उतनी आवश्यक क्रय शक्ति नहीं है, तो हम कहेंगे कि हेड काउंट रेशियो की दृष्टि से इस देश में गरीबी इतनी है। थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। थोड़ी सी टेक्निकल एरर थी जिसके कारण ये वीडियो बाधित हुआ था, लेकिन अभी हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा में गरीबी मापन के लिए न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर का पता लगा लेते हैं, उसकी कीमतों से गुणा करते हैं, न्यूनतम आवश्यक
क्रय शक्ति पता चल जाती है, जिनके पास है गरीबी की रेखा के ऊपर, जिनके पास नहीं गरीबी की रेखा नीचे। इसे हेड काउंट मेथड कहते हैं। और जनसंख्या का जितना हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे है वो गरीब है, हेड काउंट रेशियो से कह देंगे। देखिए, जो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा है, इसके लिए इसके साथ एक व्यवहारिक समस्या आती है, और वह व्यवहारिक समस्या ये है कि इससे गरीबी का मात्रात्मक अनुमान तो लग जाता है, लेकिन गरीबी की गहनता का अनुमान इससे लगा पाना कठिन होता है। इस लाइन का अर्थ क्या है समझे, कि जैसे मान लें न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर है 100 रुपए, कि जिनके पास 100 रुपए प्रतिदिन है वो गरीबी की रेखा के ऊपर, और 100 रुपए प्रतिदिन नहीं है वो गरीबी की रेखा के नीचे। हमने सरल अंक गणितीय वो ले लिया। अब इस परिभाषा के अनुसार जिनके पास भी 100 से कम है वो सब के सब गरीब हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास 99 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन है वो भी गरीब है, और जिस व्यक्ति के पास 9 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन है वो भी गरीब है। यानी इससे हमें गरीबी का मात्रात्मक अनुमान तो पता चल जाता है, लेकिन गरीबी की गहनता यानी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी नहीं पता चलती। हाँ, ये व्यक्ति भी गरीब है, ये परिवार भी गरीब है जिसकी आमदनी प्रतिदिन 99 रुपया 50 पैसे है, मानक चूंकि 100 रुपए का है तो ये 50 पैसे शॉर्ट है। लेकिन इस परिवार की गरीबी की तुलना में उस परिवार की गरीबी जिसकी आमदनी प्रतिदिन 9 रुपए 50 पैसे है वो ज्यादा बुरी हालत में है इनकी तुलना में। तो जो हेड काउंट रेशियो है, इसकी आलोचना निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा की आलोचना इसी आधार पर की गई कि जब गरीबी की रेखा को परिभाषित करके निर्धनता का मापन करते हैं तो उसमें गरीबी की मात्रात्मक अनुमान लग जाता है, गरीबी की गहनता का अनुमान यानी पॉवर्टी गैप का पता नहीं चलता। यहां पर पॉवर्टी लाइन से पॉवर्टी का गैप है 50 पैसे का, और यहां पर पॉवर्टी गैप है 91 पैसे का, 91 रुपए 50 पैसे का, या 90 रुपए 50 पैसे। तो पॉवर्टी गैप जितनी दूर होगा, यानी जो गरीबी की रेखा परिभाषित की गई है उसके लिए जो न्यूनतम आवश्यक क्रय शक्ति का स्तर है, उस स्तर से परिवार जितना दूर होगा पॉवर्टी गैप उतना अधिक होगा, परिवार जितना नजदीक होगा पॉवर्टी गैप उतना कम होगा। बात अब समझ रहे हैं? देखिए, भारत में गरीबी नापने का आप कह सकते हैं पहला आधिकारिक प्रयास 1962 में किया गया था, जब योजना आयोग ने एक कार्यदल, एक वर्किंग ग्रुप गठित किया था, जिसमें गाडगिल साहब थे, साहस बुद्धे साहब थे, काफी लोगों की, वो एक पहला आधिकारिक प्रयास था भारत में गरीबी को नापने का। भारत में गरीबी नापने के कुछ व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रयास किए गए हैं। मिन्हास ने नापा है, डांडेडकर और रथ ने नापा है, लेकिन इन सारे प्रयासों में एक रूपता का अभाव रहा, और इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नाम आता है प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला का। प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला ने पहली बार कीमत सूचकांकों का प्रयोग करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग गरीबी की रेखा परिभाषित की थी। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो पहला योजना आयोग का कार्यदल रहा हो या उसके बाद से लेकर लकड़ावाला कमेटी रही हो, इन सब ने गरीबी नापने के लिए कैलोरी मानक को अपनाया था कि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का अगर भोजन उपलब्ध हो जा रहा है तो वो व्यक्ति गरीबी की रेखा के ऊपर है। अब इसमें यह बात कई लोगों के मन में उठती है कि क्या भोजन को सिर्फ गरीबी नापने का आधार मानना चाहिए? अगर किसी को भरपेट भोजन मिल गया तो गरीब नहीं है। वस्तुतः ये सारे विशेषज्ञ दलों ने जब गरीबी मापन के लिए कैलोरी आधार अपनाया था तो ये कुछ उस तरह की चीज थी कि जैसे आप किसी बर्तन में चावल पका रहे हैं, और चावल पका है कि नहीं तो एक एक सारे चावल खा के देखने की जरूरत नहीं है। एक तरीका यह हो सकता है कि
एक चावल दो चावल उठा के देख लिया जाए, अगर वो पका है तो इसका मतलब हांडी का चावल पका हुआ है। तो जब कैलोरी आधार पर गरीबी को आज काफी दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट महोदय हैं वो भी आज हमको लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए बार बार इसको ठीक करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लें कोई कमी रह जाएगी तो मैं उसका दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि सारे ये जो कैलोरी मानक अपनाए गए, ये कुछ एक प्रकार की सैंपलिंग सी की गई कि 2100 2400 कैलोरी। यहां पर ये नहीं भावना है कि सिर्फ भोजन गरीबी नापने का आधार है, कि अगर एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त करने में समर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी उसने पूरी की पूरी क्रय शक्ति भोजन पर लगा दी होगी। जैसे मैं आपके घर जाता हूं और आपके सामने जो भोजन की थाली है उसमें हमको दाल भी दिख रही, सब्जियां भी दिख रही, सलाद भी दिख रहा है, दही भी दिख रहा है, अचार चटनी पापड़, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो उससे हम एक अनुमान लगा सकेंगे कि आपके टोटल जो वो है, आपके परिवार की जो कुल क्रय शक्ति है उसका अनुमान लग जाएगा, एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा। यानी एक परिवार जो 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में समर्थ है, तो इसका मतलब यह है कि वो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर ले रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि आज बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिलहाल हम ये क्लास अभी रोक दे रहे हैं। अभी हम आगे इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी गरीबी के बारे में थोड़ा सा हमें बताना है और उसके बाद फिर हम लोग बेरोजगारी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर आपको रोक दे रहे हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा गरीबी के बारे में बताएंगे और उसके बाद बेरोजगारी के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।